गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को, आप सबका स्वागत है। आज है हमारी प्रोनाउन की क्लास नंबर 3 और वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रोनाउन क्लास नंबर 1 और प्रोनाउन क्लास नंबर 2 देखी है, बेटा उन्हीं को ये क्लास समझ आएगी। उसके अलावा बाकी मेरे प्यारा प्यारा बच्चा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपसे मेरे दोस्त रिक्वेस्ट है कि पहले पहली क्लास प्रोनाउन की और क्लास नंबर 2 देख ले, तब क्लास नंबर 3 को आप इंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपका गुरु जयदीप सिंह आप सबका स्वागत करता है और उम्मीद करता है आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं और पिछली क्लासेस को रिवाइज कर रहे हैं। जब तक पिछली क्लास रिवाइज ना करो, अगली क्लास मत अटेंड करने बैठा करो, वो फ्लो, वो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई भी बच्चा अगर कोई भी इसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर पूछ रहा है, डाउट सिर्फ वो बच्चा पूछे जिसने इंट्रो क्लास देखी है, जिसने प्रोनाउन पहली क्लास देखी है, जिसने प्रोनाउन दूसरी क्लास देखी है। बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जो इंट्रो क्लास से रिलेटेड है बेटा, ठीक है ना? तो बार बार उनका जवाब देके मैं बाकी बच्चों का जो है बुरा नहीं बनूंगा, क्योंकि बाकी बच्चे पक गए हैं वो सवाल जवाब सुन सुन के। ठीक है, फलाना ढिमकाना ढिमकाना फलाना, तो हम वो नहीं करेंगे मेरे बच्चे। हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सर आप इंट्रो क्लास देखिए, कैसे सिलेबस होता है कैसे नहीं होता, अदरवाइज आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है? और ये गलत बात है बेटा, बीच से नहीं, आप स्टार्टिंग से चीजों को एंजॉय कीजिए। ठीक है? सर आज आपने ब्लेजर नहीं पहना। मेरे भाई देखो, टीचिंग का यही फायदा है, जब जो मन आपका जो पहनना पहनो और अपना पढ़ा दो। ठीक है? चले मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। ठीक है ना? चलो बेटा, पीडीएफ कहां मिलेगा, कहां दर्शन देंगे, सब इंट्रो क्लास देखो प्लीज प्लीज बेटा, इंट्रो क्लास देखो। देखिएगा जी, आज हमने कंपैरिजन कॉन्सेप्ट चालू करना था। थोड़ा सा पिछली क्लास का फ्लो बनाते हैं। पिछली क्लास में अगर हमने देखा तो हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट। पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखना है मेरे बच्चे हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड हाउ टू यूज ऑब्जेक्टिव केस, जिसके लिए पहला कॉन्सेप्ट हमने किया वर्ब कॉन्सेप्ट, आपने बहुत अच्छे से समझा। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा हमने किया था आपका प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत अच्छे से समझा। आज हम करेंगे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बेटा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट बना है कंपैरिजन से। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप कंपैरिजन करें मेरे दोस्त, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, और कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा और बेटा कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से किया जाता है। ठीक है? ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाता है और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन। बेटा पेयर्स हो जाएगा, कौन है गंगा करके कोई बच्ची है, पेयर्स हो जाएगा वहां। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा बेटा, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन दो तरीके से होता है। जरा केस 1 देखते हैं मेरे बच्चे, जिसमें हम करेंगे 2 पर्सन्स। अगर हमारे पास 2 पर्सन्स हो, 2 पर्सन्स हो बेटा, पर्सन्स भी होता है, पर्सन्स भी होता है और पीपल भी होता है। दोनों पर्सन्स बोल दो या 2 पीपल, आप 2 लोग बोल दो। ठीक है? याद रखिएगा। तो 2 पर्सन्स हो या 2 पीपल हो, 2 लोग हो, 2 लोगों के बीच जब भी आप पेपर में कंपैरिजन देखते हैं, तो आज आपको मैं बहुत डीपली उस चीज को बताने वाला हूं। कैसे देखोगे? देखो बेटा, अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं, ही इज एज इंटेलिजेंट, या ऐसे कर लेते हैं, ही इज एज रिच एज शी, या ही इज एज रिच एज हर। यहां पर क्या आना चाहिए? ठीक है? आपको ये है। दूसरा देखिए, अभी कॉपी नहीं मत करिए। अच्छा चलो कॉपी कर लो, यहां से कर लो बेटा। ही इज एज रिच एज आई, या ही इज एज रिच एज मी। मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, ही इज एज रिच एज आई या ही इज एज रिच एज मी। आप क्या लिखेंगे? लिखना सेम है, ये थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, मैं इसको सीधा लिख रहा हूं बेटा, सीधा लिख रहा हूं। आपको सेंटेंस सेम लिखना है, ही इज एज रिच एज मी या ही इज एज रिच एज आई। आपको ये बताना है बेटा। अगर मैं 2 सेकंड में बताने की कोशिश करूं तो आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट के साथ होता है, इसलिए वहां पर आई आएगा, मी नहीं आएगा। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा तो वहां पर आई आएगा, मी नहीं आएगा। ये सबसे आसान तरीका हुआ बेटा लोग बात को जानने का। मतलब वो
उतना ही अमीर है जितना कि मैं। इसका मतलब दोनों बराबर अमीर है। वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं। वो उतना ही हाइट में लंबा है जितना कि मैं। ठीक है, उतना ही मेहनती है जितना कि मैं। इस तरीके की बातें आप ऐसे बोलते हो। तो ही इज एज रिच एज आई। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हुआ बेटा? सब्जेक्ट और आ गया आई। ये है आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी, यानी कि जयदीप सर की बात करते हैं। सर, आप मेरे पास ये जानने नहीं आए मेरे बच्चे, आप मेरे पास रूल नहीं पढ़ने आए, आप चीजों को समझने आए हो बेटा। ठीक है, चलो जरा इस चीजों को समझने के लिए बेटा मुझे आपकी 2 मिनट चाहिए। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं, मैं इस फिर सेंटेंस को एक्सप्लेन करता हूं। आपको कॉपी नहीं करना बेटा, ये रफ है जो इधर लिख रहा हूं, कॉपी मत कीजिएगा। मैंने बोला गुड, अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हाँ, जब हम ये बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो हम गुड बोल, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, मेरी चाय आ गई, तो मैं चाय पीते पीते पढ़ाऊंगा। चाय पियोगे आप? नहीं, ठीक है। देखो, मैंने ये बोला, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा। ही इज गुड, वो अच्छा है बेटा, वो अच्छा है। जब आप किसी भी इंसान के बारे में, यानी जब आप नाउन प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है बेटा। जो एडजेक्टिव में भी छेड़छाड़ कर दे उसे पता है क्या कहते हैं? एडवर्ब। इसका मतलब ये वेरी एडवर्ब है। क्या है बेटा? एडवर्ब है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडवर्ब का नाम पहली बार सुना। आज तक आपने क्या सुना था? एडवर्ब एक्शन में डिटेल ऐड करती है। किसमें ऐड करती है बेटा? डिटेल। एक्शन में डिटेल ऐड करती है। एक्शन कब हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कैसे हुआ, ये भी एडवर्ब होती है बेटा, ये भी एडवर्ब होती है। और आज एक नई चीज मैंने आपको बताई, एडवर्ब एडजेक्टिव में भी डिटेल ऐड करती है। इसका मतलब जो एडजेक्टिव को भी, ठीक है, छेड़छाड़ कर ले, एडजेक्टिव को भी एम्फेसाइज या उस पर जोर लगा दे, उसको भी क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्ब। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जब आप ये बोलते हो बेटा, ये बोलते हो सो रिच, तो आप देखो ये सो क्या है? फिर रिच क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जो छेड़छाड़ करे क्या होती है? एडवर्ब। तो ये सो क्या है? एडवर्ब। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये चाय जिंजर लेमन टी होती है बेटा, मैं बनानी सिखाऊंगा अपने बच्चों को। जिंजर लेमन टी, दूध वाली चाय मत पिया। तो हमने क्या बोला? एज रिच एज। तो ये जो है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो एडवर्ब समझ आया, जो एडजेक्टिव में छेड़छाड़ करे वो क्या होती है? एडवर्ब। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इस पूरी को डिटेल में समझाता हूं। अगर मैं इस सेंटेंस को दोबारा लिखूं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके, ही इज एज रिच, सिर्फ इतना लिख के मैं रोक दूं 2 सेकंड के लिए, तो आप ये समझ पाओगे सर इतना हो तो ये क्या है? ही इज रिच, वो अमीर है। वो अमीर है तो वो क्या है? अमीर है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो रिच है ये अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। वेरी गुड। और एडजेक्टिव के साथ जो छेड़छाड़ करे वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो एज क्या हुआ? एडवर्ब। अगर मैं सिर्फ इतना रोक दूं, मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना रोक दूं, तो क्या ये मीनिंग पूरा है या अधूरा है? आप कहोगे सर अधूरा मीनिंग है। कैसे? ही इज एज रिच, वो इतना अमीर है। कितना? आगे बात बढ़ाओ। अगर मैं आगे बात नहीं बढ़ाऊंगा तो ये अधूरी बात कहलाएगी, मुझे आगे बात को लिखना होगा। तो मैंने उसको आगे बात को लिखा, और ध्यान से सुनिएगा, मैंने उस पूरी बात को कंप्लीट किया। ही इज एज रिच, वो उतना अमीर है। कितना? एज आई एम, जितना कि मैं हूं। वो उतना अमीर है जितना कि मैं हूं। ही इज एज रिच एज आई एम। मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया। अच्छा, आई एम क्या? रिच। वो उतना अमीर है जितना कि मैं अमीर हूं। तो बेटा अमीर अमीर का जिक्र हो गया। हां, तो वो कॉमन था, आपने उसे क्या कर दिया? गायब। आपने सिर्फ लिख दिया ही इज एज रिच एज आई एम, वो उतना अमीर है जितना कि मैं। अब बात को समझो बेटा, यहां पर आपको सेंटेंस में क्या नजर आ रही है? वर्ब। मेरे बच्चे, वर्ब से पहले ये वर्ब का क्या आता है? क्या सिखाया था मैंने? सब्जेक्ट। बेटा यहां पर भी क्या नजर आ रही है? वर्ब। मेरे बच्चे, वर्ब से पहले वर्ब का क्या आता है? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट हैं। तो कितनी वर्ब हैं? 2 वर्ब हैं।
बेटा हर सब्जेक्ट अपनी वर्ब लेगा अलग से, तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट की है और ये वर्ब इस सब्जेक्ट की है। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब हैं तो उस सेंटेंस में कितनी बातें हैं बेटा? दो बातें हैं। तो एक बात कौन सी हुई बेटा इसमें? एज आई एम। और दूसरी बात क्या हुई इसमें? ही इज एज रिच। तो एक बात तो हुई बेटा इसमें ये, और एक बात इसमें हुई ये। तो इसमें कितनी बातें इंक्लूड हैं? दो बातें इंक्लूड हैं। जब दो बातें इंक्लूड हैं और दोनों बातों को जोड़ कौन रहा है बेटा? एज जोड़ रहा है। इसका मतलब ये एज अपने आप में क्या हो गया मेरे बच्चे? कंजंक्शन हो गया। जो दो बातों को जोड़े उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड को, जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे अंग्रेजी में? कंजंक्शन। तो ये एज क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। ये एज क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। तो हमने बोला ही इज एज रिच एज आई एम। ये हुआ पूरा सेंटेंस। वो उतना अमीर है जितना मैं हूं, मतलब दोनों बराबर अमीर है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर कहता है ही इज एज रिच एज, आई एम या मी एम, क्या आएगा बेटा बताओ? ही इज एज रिच एज मी एम या आई एम? आप बोलोगे सर वर्ब सा सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, तो वहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए, मी नहीं आना चाहिए। तो यहां बना बेटा ही इज एज रिच एज आई एम, ऐसे बना। फिर दूसरी बात, अब यहां पर ठीक है, अब ग्रामर ने क्या किया? एक और मदद की। उसने बोला एक बात बताइए, यहां पर भी वही वर्ब है होना, मैं हूं, यहां पर भी होना, मैं हूं, दोनों सेम वर्ब है बेटा, होना 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 होना। तो उसने कहा एक बात बताओ, जब आई अगर मैं यहां खाली लिख दूं, तो इसकी वर्ब को मैं हिडन ना रख लूं, इसकी वर्ब को लिख दूं तो भी सही। क्यों ना मैं एक काम करूं, यहां अगर सब्जेक्ट आया तो इसकी वर्ब कहां है? इसने क्या किया बेटा, ये वर्ब और ये वर्ब सेम मुद्दे पे बात कर रही हैं, तो जब तुमने रिच दोबारा नहीं लिखा तो तुम सेम वर्ब को भी दोबारा क्यों लिख रहे हो? उसको हिडन कर दो। तो इसकी वर्ब जो सब्जेक्ट है यहां पर, इसकी वर्ब क्या है? वर्ब हिडन है। अगर आप लिखना चाहें तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे आएगा। इसीलिए मेरे लाल यहां बना ही इज एज रिच एज आई। इसलिए आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे गुरुजी एक बात बताइए, अगर ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, आपने बोला सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, लेकिन सर वो दूसरा सब्जेक्ट भी तो अपनी वर्ब मांगेगा, उसकी वर्ब कहां है गुरुजी? उसके लिए ये पूरा का पूरा चिट्ठा आपको मुझे समझाना पड़ गया कि बेटा उसकी वर्ब ऐसे गायब हुई है, वो हिडन है वहां पर। अगर लिख दें तो भी सही। तो इसके एक आंसर है या दो, या तो यहां आई लिख दो या आई एम लिख दो, या आई एम लिख दो। अगर पेपर में दोनों ऑप्शन, हालांकि देगा नहीं, अगर आ जाए तो बेटा इसको हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, इसको हम दूसरी प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए मैंने इसको 3 टिक किए हैं, उस पर 1। क्यों? अगर पेपर में आ जाए बेटा ही इज एज रिच एज और फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, ही इज एज इज रेज फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, एक ऑप्शन में मी दे दे, एक में आई दे दे, एक में आई एम दे दे, ठीक है डन है, और एक में माई दे दे, तो माई भी गलत, मी भी गलत, आई भी सही और आई एम भी सही। तो पेपर में कौन सा चुन लोगे? आई एम चुन लो। अगर कोई एक दे तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, अगर सपोज करो यही दे, खाली यही सही है, तो ये भी बोलते हैं बेटा इसको प्रायोरिटी। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना है। इसीलिए आज आपको उस चीज का रीजन पता चल गया, आखिरकार ये हो क्या रहा है। एक एग्जांपल और समझो बेटा, फिर 4 चांद लग जाएंगे आपको। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया मेरे बच्चे यहां पर आई एम, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, आई एम एज टॉल एज, बताओ हर या शी? पहले तो ऐसे ही पूछेगा एग्जामिनर, तो आई एम एज टॉल एज हर या शी। आप देखोगे कंपैरिजन किसका है? सब्जेक्ट का कंपैरिजन है। इसकी वर्ब कौन सी है? ये रही। तो बेटा कंपैरिजन सब्जेक्ट का किससे होगा? सब्जेक्ट से। तो क्या आएगा? शी। सही है। चलो मेरे बच्चे इसको पूरा लिख के दिखाओ। अगर आप इसे पूरा लिखेंगे तो और कैसे लिख सकते हैं बेटा? आई एम मैं हूं, एज टॉल उतना ही लंबा, एज जितना, शी इज वो है। तो आई एम एज टॉल एज शी इज, क्योंकि आई के साथ तो एम आता है लेकिन शी के साथ तो इज आता है। तो ये इसकी वर्ब हुई, ये इसका सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी वर्ब हुई, ये इसका सब्जेक्ट हुआ। देख रहे हो बेटा? तो ये वाला क्या है? वो मैं टॉल हूं,
तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव बेटा, जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे एडजेक्टिव में बता रखा है। वेरी बुरी बात है। तो बेटा ये क्या बोला मैंने, एज क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ सर, क्यों, एडजेक्टिव में छेड़छाड़ कर रहा है और इन दोनों बातों को जोड़ रहा है, तो ये मेरे बच्चे क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। चीजों को इतना अच्छे से भी आपको सीखना पड़ेगा, इतना अच्छे से भी आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो हमने क्या बोला बेटा, ही आई एम एज टॉल एज शी इज। आपने बोला सर ये तो बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान है। तो दो पीपल अगर होंगे, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए जब भी एग्जामिनर ऐसी बातें देगा तो आप 2 सेकंड में उन चीजों को बता दोगे, बना दोगे। ठीक है बेटा, अब जरा चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है बेटा, बताइए मेरे बच्चे, आंसर बड़ा ही आसान हो गया, बड़ा ही आसान हो गया, पक्का। अब एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ही, ठीक है, या इसको एक यहां देखते हैं, एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा चीज को। कई बार या एक एग्जांपल, चलो सिंपल एग्जांपल लिखवाता हूं, एक दो और सिंपल एग्जांपल लिखवाता हूं, फिर ये नोट लिखवाऊंगा बेटा। देखो मैंने आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा, ही इज, हा, ही इज स्मार्टर देन आई या मी, ही इज स्मार्टर देन, या ही इज रिचर देन, ही इज टॉलर देन, कुछ भी लिख सकते हैं। बताओ बेटा, आई या मी। बेटा वीओडी से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल, प्लीज यार फिर इंट्रो क्लास देख लो। मैं कोई रिपीट करके मेरे बच्चे, बाकी बच्चों का क्यों आप फ्यूचर खराब करने पे तुले, आपने इंट्रोडक्शन ही नहीं देखी क्लास, तो आप क्यों ये डाउट पूछ। वीओडी से पढ़ लो या लाइव पढ़ लो भाई, सिलेबस कर ले मेरे बच्चे, सिलेक्शन ले ले। आप वीओडी से करो, आप लाइव करो, कोई परेशानी नहीं। सी के साथ वर्ब ऐड करना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं है बेटा, ये पहली प्रायोरिटी, ये दूसरी, कंपलसरी नहीं है मेरे बच्चे। पेपर में दोनों सही है, शी भी सही है और शी इज भी सही है, दोनों दे, क्या पता पेपर में क्या दे दे बेटा, आई भी सही है और आई एम भी सही। ठीक है ना, बताओ क्या होगा बेटा, ही सब्जेक्ट का कंपैरिजन है बेटा, तो क्या है, ही इज स्मार्टर देन आई। सर इसको पूरा लिखेंगे तो क्या लिखोगे बेटा, देखो अब ध्यान से सुनेगा, ही इज स्मार्टर, और कैसे लिख सकते हो उसको, ही इज स्मार्टर देन आई एम, ही स्मार्टर देन आई एम। अच्छा अब इसमें कंजंक्शन कौन हुआ, अब इसमें पता है कंजंक्शन कौन हुआ बेटा, देखो ही स्मार्टर, ये तो एडजेक्टिव हो गया, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं बेटा इसको। एक बात क्या है, आई एम, और दूसरी बात क्या है, ही स्मार्टर। तो इसमें कंजंक्शन कौन है जो दोनों बातों को जोड़ रहा है, देन, तो ये देन कंजंक्शन होता है बेटा, ये देन कंजंक्शन होता है। आप क्या करते हो पुत्र, आप इन चीजों को क्रॉस चेक नहीं करते, आप डायरेक्ट बस बचपन में, या मतलब टीचर लोग जो रूल वाले बाबा होते हैं, वो बाबा ऐसे ही रटवा देते हैं बच्चों को, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। अरे भाई बता तो सही, सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब कहां गई, पूरा डिटेल में पढ़ो बेटा चीजों को, तो कभी भूलोगे। आसान हो गई ये चीज, बहुत बढ़िया। चलो बेटा फटाक से कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल लिखवाता हूं, फिर मैं वो आपको एक चीज समझाता हूं नोट करके जो मैं बता रहा था। ठीक है, कॉपी हुआ, कॉपी साथ साथ रखना बेटा, इतने दिन में तो अब आपकी आदत हो गई होगी। फिफ्टी 52 पेयर्स होगा बेटा, हो गया जी, पक्का, बढ़े। चल अब हमने क्या देखा मेरे शेर, आगे बात को देखो सर। आगे क्या है, अगर हम अब एक एग्जाम्पल को समझिएगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल क्या है बेटा, कई बार आप डिफरेंट, इस सब्जेक्ट के जैसे वर्ब है ना, आप कई बार डिफरेंट वर्ब देख लेते हैं। मतलब सर देखो, आपको दिखाई देगा ही लाइक्स, ही लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम, हाँ, मोर देन आई डू, मोर देन आई डू, या मोर देन मी डू,
बताओ बेटा, मोर देन आई डू या मोर देन मी डू? बेटा देखो, डू वर्ब है, हाँ, तो डू से पहले मी डू थोड़ी ना आएगा, आई डू आएगा। तो क्या बनेगा, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन मी डू या मोर देन आई डू? आई डू। लेकिन अब ये जो मुझे समझाना है ना, वो जो नोट में कह रहा था ना बेटा, वो ये चीज समझानी है मुझे। ये डू कहां से टपक गया सर? वर्ब बदल दी, तो वर्ब बदल दी, तो आप इसको जब आप ये देखोगे कि सर ये वर्ब क्या हुई, लाइक्स वर्ब हुई, इस वर्ब का जो ही है मेरे भाई वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन आई डू। अब ये डू में क्या होता है बेटा, ये जो लाइक वर्ब है, हाँ, उस वर्ब को, सेम वर्ब को रिपीट करने की बजाय हम अंग्रेजी भाषा में डू वर्ब को यूज कर लेते हैं। हम अंग्रेजी भाषा में डू वर्ब को यूज कर लेते हैं बेटा, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ब वी यूज डू वर्ब। तो हम इस केस में आपको अजीब लगता है वो चीज, तो ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन आई डू, या तो मोर देन आई लिख देते या मोर देन आई डू लिख दो। तो मोर देन आई भी सही था बेटा, यहां मोर देन आई भी सही है और मोर देन आई डू भी सही है, और पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी इसको। लेकिन मी डू या मी तो गलत हो जाएगा। तो वो चीज आपको समझनी है, कंपैरिजन सब्जेक्ट सब्जेक्ट से हुआ, तो आप वहां लाइक लिख दो ना सर, ऐसे लिख दो, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन आई लाइक। मोर देन आई लाइक नहीं मेरे बच्चे, सेम वर्ब को रिपीट नहीं करते, सेम वर्ब रिपीट नहीं करते, सेम वर्ब रिपीट नहीं करते, नहीं करते। उसकी जगह डू आया है, नहीं करते, उसकी जगह, उसकी जगह डू वर्ब यूज होगी। डू वर्ब यूज होगी मतलब मेरे बच्चे देखो, आई के साथ तो डू आता है, लेकिन ही के साथ डज है तो वो डज में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है डू वर्ब तो डू रहेगी, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज भी हो जाएगी। अगर मैं ये लिख दूं इसी एग्जाम्पल को, ही लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी डज, मोर देन शी डज, शी के साथ डज आता है, तो मोर देन हर डज तो नहीं होगा ना बेटा, मोर देन हर डज तो नहीं होगा, सब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा, शी डज, तो ये वर्ब आ गई। तो कई बार बच्चा मुझसे पूछता है कि गुरुजी ये वर्ब कहां से टपक गई दूसरी वर्ब? वो सिर्फ और सिर्फ बेटा रिपीटिशन अवॉइड करते, इसलिए हम बोलते हैं डू यू लव मी, यस आई डू। ये नहीं बोलते यस आई लव यू, आप उसका रिपीटिशन अवॉइड करते हो बेटा, ठीक है, तो उसका रिपीटिशन आप अवॉइड करते हो, यस आई डू। ये चीज याद रखेगा, डन है? तो ये दिमाग में रखना, इसीलिए आपको कई बार अलग वर्ब भी दिख जाएगी पेपर में, तो उस वर्ब का सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट ही आएगा बेटा, या सब्जेक्ट आएगा। तो वो आइसक्रीम को पसंद करता है जितना मैं करता हूं उससे ज्यादा, तो वो भी आइसक्रीम पसंद करता है बेटा, मैं भी आइसक्रीम पसंद करता हूं, लेकिन वो ज्यादा पसंद करता है। ये बात हुई हमारे पास, डन। इसमें कंजंक्शन कौन हुआ बेटा, देन हुआ कंजंक्शन, यहां तो देन कंजंक्शन। वेरी गुड। तो जो ये कंपैरिजन कॉन्सेप्ट है, इसका इफेक्ट भी आता है बेटा आपका किसके ऊपर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर, डन है? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक और चीज बोलूं, डन? देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं बोल दूं ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन शी या बेटर देन हर डज, क्या आएगा बेटा, क्या बताएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन शी डज या बेटर देन हर डज? क्या लिखा, जैसे यहां था ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन आई डू, ही लाइक्स आइसक्रीम, अरे लाइक्स बेटा लाइक्स, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी डज, ठीक है, तो वही यहां पर देखा आपने, ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन शी स्पीक्स ना लिख के हमने क्या लगा दिया, डज, लेकिन बेटा क्या आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, ये क्या बेटा, वर्ब और वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो इस तरीके से आपके एरर आएंगे। सो हमने बहुत ही शानदार तरीके से ये केस किया बेटा, केस ऑफ टू पीपल,
केस ऑफ टू पीपल, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आएगी बेटा, यू। आपको याद है अब नीचे यू का आपको ध्यान ये रखना बेटा, यू नॉट। देखो यू जो होता है, आपको पता है मैंने सब्जेक्ट में भी उसकी स्पेलिंग सेम होती है, और मेरे बच्चे जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बताओ ऑब्जेक्ट में भी उसकी स्पेलिंग सेम होती है। तो ऑब्जेक्ट है यू या सब्जेक्ट है, वो ध्यान से दिमाग लगा के पहचान लीजिएगा, क्योंकि यू की स्पेलिंग तो सेम है। इसीलिए क्या होगा बेटा कि अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, यू आर, ठीक है, यू आर टॉलर देन, यू आर टॉलर देन ही, या यू आर टॉलर देन हिम, अगर पेपर में आए तो बताओ कैसे पहचानोगे किस किस का कंपैरिजन है? सर यू का कंपैरिजन है। किसके साथ कंपैरिजन है उसको चेक करने के लिए पहले यू देखो बेटा क्या है। ये क्या है मेरे बच्चे? वर्ब। सो वर्ब से पहले ये जो यू है ये सब्जेक्ट वाला है या ऑब्जेक्ट वाला है? सर ये तो सब्जेक्ट वाला है। तो बेटा जी सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो क्या होगा? ही। तो यू आर टॉलर देन ही। वेरी गुड। दूसरे एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे। तो ये देखना होता है कि क्या है। अब एक एग्जाम का एरर लिखो। उसने लिखा था एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, हा, यू आर फार बेटर देन हर। मुझे बताओ क्या एग्जाम में ये सेंटेंस सही था या गलत था? अगर गलत तो उसको सही करो बेटा। गलती कहां है फटाक से बताओ बेटा, गलती कहां है फटाक से बताओ बेटा। इस सेंटेंस में आपको कहां गलती नजर आ रही है? कहां नजर आ रही है? एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हर नहीं होगा। क्यों? देखो कंपैरिजन किसका बेटा? यू का। यू आर फार बेटर देन हर। तो बेटा ये आर क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट। तो कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, तो यहां पर क्या आना था बेटा? शी आना था। तो ये दो लोगों का केस है बेटा। तो आप एग्जाम में भी इसको आराम से कर लोगे बेटा अब तो। सो यू आर फार बेटर देन हर की बजाय शी। बहुत बड़ी। तो इस तरीके से आप इसको पहचान लोगे। बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यू तो वर्ब से पहले। अगर मैं बोल दूं आई नो यू, तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बेटा इसकी स्पेलिंग कभी नहीं बदलती। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा ये था आसान, क्यों? क्योंकि दो पर्संस का केस था। लेकिन अब मुझे कराना है आपको केस ऑफ थ्री पीपल। अगर तीन लोगों में एग्जामिनर आपको पजल करेगा तो कंपैरिजन कैसे होगा? भैया जी इसको ध्यान से देखना बेटा। अब जो मैं केस ऑफ आपको थ्री पीपल कराऊंगा उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो यहां शी के बाद वर्ब लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, है ना? वो सब चीजें आपको पता। तो यू आर फार बेटर देन शी इज, या उसको स्किप कर दो। ऐसे ही मेरे बच्चे यू आर टॉलर देन ही इज, या ही, है ना? बहुत शानदार। चलिए अब देखते हैं भाई मेरे यहां पर आपका केस ऑफ थ्री पीपल। क्या लिखोगे बेटा? अब ये है हमारा केस ऑफ थ्री पीपल। अगर आपके पास तीन लोग हो जाए बेटा, भाई मेरे इसको बड़ी ध्यान से सीखना। अगर मीनिंग नहीं निकालोगे तो थ्री पीपल का केस आपको कंफ्यूज कर देगा। अब इसमें तीन लोग होंगे, तीन लोगों में से ये देखना है किसका किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। कैसे पता चलेगा? मीनिंग निकाल के। और ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अगर मेरे साथ साथ मीनिंग निकालोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो बेटा। जैसे सर मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ही, ठीक है, लाइक्स, ठीक है, या हा, ही लाइक्स हर मोर देन मी। मैंने एक एग्जांपल ये लिख दिया, ही लाइक्स हर मोर देन मी।
ठीक है, और ये सेंटेंस सही है बेटा। मुझे बताइए किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। आपने बोला देखो सर ही लाइक्स हर मोर देन मी, तो वो उस लड़की को लाइक करता है मेरे से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कंपैरिजन हो रहा है इस हर ऑब्जेक्ट का कौन से ऑब्जेक्ट के साथ, मी ऑब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे ही लाइक्स हर मोर देन मी, वो उस लड़की को मेरे से ज्यादा पसंद करता है। तो क्या मुझे पसंद नहीं करता? करता है। क्या वो लड़की को पसंद नहीं करता? करता है। लेकिन ज्यादा किसको करता है? लड़की को। ये सेंटेंस। इसका मतलब मेरे बच्चे मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, देखो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं ही लाइक्स हर, हा, मोर देन ही लाइक्स मी। बेटा ये सेंटेंस ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये इसकी डेरिवेशन लिख रहा हूं बेटा मैं ये इसकी डेरिवेशन लिख रहा हूं। सेंटेंस शॉर्ट कैसे बना, शॉर्टकट। ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी, तो वो उस लड़की को पसंद करता है जितना वो मुझे पसंद करता है उससे ज्यादा। तो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी। अब बेटा क्या कॉमन आ रहा है? ही लाइक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? ही लाइक्स कॉमन आ रहा है। और यहां पर भी क्या देख रहे हो? ही लाइक्स कॉमन आ रहा है। तो मैं अगर ही लाइक्स को कॉमन ले लूंगा इधर, तो क्या बचा? ही लाइक्स हर मोर देन मी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये जो वर्ब है बेटा ये इसका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये इसका ऑब्जेक्ट नंबर 2 है कि नहीं? तो बेटा किस किस का कंपैरिजन हो रहा है? ऑब्जेक्ट नंबर 1 का 2 से हो रहा है। तो ही लाइक्स हर मोर देन मी, इसका मतलब ये हुआ ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स मी। तो वो जितना उस लड़की को पसंद करता है, क्या? ज्यादा। तो वो उस लड़की को ज्यादा पसंद करता है जितना वो मुझे पसंद करता है उससे। तो इसका मतलब पसंद वो मुझे भी करता है, पसंद वो उस लड़की को भी करता है, लेकिन उस लड़की को वो ज्यादा पसंद करता है। इस पूरी बात की इंग्लिश सिर्फ इतनी सी है, ही लाइक्स हर मोर देन मी। तो एग्जाम में अगर ऐसा आया तो ये एरर कि नो एरर? नो एरर। लेकिन बेटा जी अब देखो कहानी में मैं कैसे ट्विस्ट लेके आता हूं, बात को बड़ी गहराई से समझिएगा, ठीक है, बड़ी गहराई से समझिएगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं बेटा ही लाइक्स हर मोर देन ही लाइक्स हर मोर देन आई, और मैं इस सेंटेंस को यहां पर लिख दूं ही लाइक्स हर मोर देन आई, है सर? आपको पता है बेटा ये सेंटेंस भी सही है। कैसे सर? दिखाओ कैसे गुरुजी, कैसे? देखो बेटा अगर मैं इस सेंटेंस की भी डेरिवेशन लिखूं मेरे बच्चे और मैं ये बोलूं ही लाइक्स हर, हां, मोर देन आई लाइक हर ऐसा नहीं बनेगा बेटा ये सेंटेंस। ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक हर, मतलब क्या हुआ? अब मेरे बच्चे देखो ही भी पसंद करता है उस लड़की को, मैं भी पसंद करता हूं उस लड़की को, लेकिन ही ज्यादा करता है। इसके और इसके मीनिंग में दिन रात का फर्क आ गया, दिन रात का फर्क आ गया। देख रहे हो ही लाइक्स हर मोर देन आई, तो ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक हर। अब बेटा देखो क्या कॉमन आया? कॉमन क्या आया? लाइक हर। कॉमन क्या आया? ये वर्ब और ये लड़की। जब ये वर्ब और ये लड़की कॉमन आया तो मैंने उसको कॉमन ले लिया, तो ही लाइक्स हर मोर देन आई। बस। अब मैंने वैसे भी आपको बोला कि बेटा अब कंपैरिजन किसका हुआ? आई का, जो कि सब्जेक्ट है, और इसका कंपैरिजन किससे हुआ? ही से, जो कि सब्जेक्ट है। अब आपने फिर से मेरे से कहा सर सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहां है? इसकी वर्ब कहां है? मैंने बोला बेटा वर्ब हिडन है। सर मुझे हिडन नहीं छोड़नी, मुझे तो लिखनी है। हां लिख भी सकता है बेटा, लिखूंगा सर मैं, तो लिख दो बेटा। देखो इसका एक और ऑप्शन क्या होगा, और आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो मेरे बच्चे, ही लाइक्स हर, वो उस लड़की को पसंद करता है मोर देन आई डू, जितना मैं करता हूं उससे ज्यादा। सर डू क्यों लिखा, लाइक क्यों नहीं लिखा? बेटा सेम वर्ब रिपीट ना करके मेरे पुत्र अभी मैंने सिखाया कौन सी वर्ब लिख सकते हो आप? डू। उसका आपने ये चीज लिख दिया, तो यहां ये लिख दी और यहां ये हिडन कर दी। सो आप कह सकते हो ना डू वर्ब हिडन है, तो आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो।
पेपर में अगर दोनों आए तो पहली प्रायोरिटी इसको और दूसरी प्रायोरिटी मेरे लाल इसको। सो इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ही लाइक्स हर मोर देन आई डू, ही लाइक्स हर मोर देन आई डू। तो यहां सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है। जब मैंने मी लिखा तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हुआ। सेंटेंस दोनों सही है। इसका मतलब अब शॉर्ट में देखो, अगर पेपर में ये आया, अगर पेपर में ये आया ही लाइक्स हर मोर देन मी, ही लाइक्स हर मोर देन मी, तो ये भी सही। अगर पेपर में आया ही लाइक्स हर मोर देन आई, तो बेटा ये भी सही। अब फंस गए ना। तो यहां मेरे बच्चे मी भी सही है, अलग मीनिंग, आई भी सही है, अलग मीनिंग। क्योंकि जब आई आया तो उसने सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन किया, और जब ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन किया। तो पेपर में इसका मतलब 3% तो घुमा देगा। कहां घुमा देगा? अगर आप में से अब भी कोई बच्चा कह रहा है सर ये तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बेटा नहा लिया कर। अगर ये चीज दो कौड़ी की चीज आपको कंफ्यूज कर रही है तो मैथ्स तो आपकी भाई साहब ऐसी तैसी कर देगा। फिर मैथ्स में क्या समझोगे तुम? गोबर। रीजनिंग क्या समझ लोगे? इसलिए कई बार हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी चीज की औकात इतनी बढ़ा देते हैं, और ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसी की तैसी। अगर ये कंफ्यूजिंग है, बुरा मत मानना बेटा, सिलेक्शन क्या गोबर होगा? फिर सिलेक्शन नहीं होना फिर कंपटीशन। ये दो कौड़ी की चीज आपको अगर कंफ्यूज कर रही है तो मैथ्स तो आपकी ऐसी तैसी करके रखेगा। फिर कहां एडवांस मैथ्स समझ पाओगे आप? कहां आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लोगे यार इतने घुमाए हुए? इसलिए बेटा इसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। इसकी साले की दो कौड़ी की औकात है, सिंपल है मेरे बच्चे। अरे वो उस लड़की को मेरे से ज्यादा पसंद करता है, अरे वो उस लड़की को ज्यादा पसंद करता है जितना मैं उस लड़की को पसंद करता हूं, उससे ज्यादा। खत्म हो गया यार कलेश। पेपर में आया नो एरर, पेपर में ये भी आया नो एरर, खत्म। क्यों सर पे चढ़ा रहे हो इसको? तो पेपर में ये आया नो एरर, ये आया नो एरर। गुरुजी अगर दोनों ऑप्शन में दे दे, एग्जामिनर नशे में पेपर नहीं बना रहा बेटा, दारू पी के पेपर नहीं बना रहा मेरे बच्चे। समझ में आई? दारू पी के पेपर नहीं बना रहा, कोई एक ही ऑप्शन में देगा। गलत क्यों देगा? भैया दो सही आंसर क्यों देगा? ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, ही लाइक्स हर मोर देन आई डू। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो ना बेटा, कैसे? ही लाइक्स हर मोर देन आई डू। क्यों दोनों ऑप्शन? अरे मेरे बच्चे ये सब्जेक्ट है। हाँ, कैसे पता चला? इसका स्पेलिंग अलग होती है, तो इसको वर्ब आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन। और ये दोनों आए तो इसको पहली प्रायोरिटी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों सही है। क्यों? क्योंकि बेटा आई को वर्ब की क्यों जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? हिडन है। यहां वर्ब क्या है बेटा? वर्ब हिडन है, वर्ब हिडन है। ठीक, इसलिए एक ही एग्जांपल को मैंने एक बार यहां पूरा उसको डेरिवेशन के साथ समझा और उसको सिंपल लिख दिया, दोनों बार लिख लिया। ठीक है, तो वो केस यहां पर बनता है मेरे बच्चे, और इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलते हैं। तो इंग्लिश को बिल्कुल सर मत चढ़ाओ, इसको पैर और तले लिखो रखो। एक सिंपल से वाहियात और आसान एक भाषा है, उसको ज्यादा सर मत्थे मत चढ़ाओ बेटा। हमें इसमें 100% स्कोर लाने हैं। अगर किसी की इतनी पूजा पाठ कर दोगे किसी टीम की, उस टीम को कभी तुम हरा नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना देसी कहावत में, लाट साहब है अपने घर होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है तो तेरा होगा, साला मैं तेरे से क्यों दबूं? कहते ये अमीर आदमी है, हाँ तो दब क्यों दबूं? अमीर होगा साला अपने घर पे होगा, इसके बाप का खाता हूं मैं, मेरा पिताजी कमाता है मेरे लिए। कहानी खत्म हुई। इसलिए याद रखो बेटा, किसी चीज को सर पे मत चढ़ाओ। इतनी मुश्किल चीज नहीं है जितनी आप उसको मान रहे हो। अगर इंग्लिश को आप इतनी इज्जत देके चलोगे, और ये तो घूम गया, क्या क्या घूम गया भाई, इतने में घूम गया तू, ये औकात है तेरी? नहीं ना। तो बेटा बिल्कुल सर पे मत चढ़ाओ चीजों। दो कोड़ी के एग्जाम्पल थे, तुरंत से समझ आए, साइड करो उनको, आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश को तो इतना आसान करके पेश मैंने आपके सामने किया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तुम खामखा इसको ज्यादा इज्जत देके बैठे हो, क्योंकि आपने रूल वूल बाबा लोगों से मिल लिए। ये सारे हो चुके हैं टीचर बुढ़े, इनकी क्या है ना खोपड़ी सनक गई। ये क्या करते हैं? रूल 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 रूल। अरे यार नॉर्मल पढ़ो आंसर करो, नॉर्मल पढ़ो आंसर, सर मत चढ़ाओ बेटा इन चीज। ठीक है, डन बेटा। रोहित मेरे को नहीं पता 21 को सीडीएस का एग्जाम है, तू पढ़ाई कैसे कर? 12 मार्च, आज 21 मार्च को इसका सीडीएस का पेपर है, और आज मैं बता दूं इंग्लिश कैसे तैयार करें। क्यों मजे ले रहा है भाई? मेरा बच्चा सीडीएस रैंक 1 2 3 लेके आए,
वो पूरे साल पढ़े थे, पूरा बैच कंप्लीट करके जाएगा ना बेटा। इतने कम दिन पहले तू बैच ले रहा है, अगर सिलेबस पूरा हो गया तो बेचिंत होके जा, जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है बेटा, डायना जी चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आसान हुआ। अब एक एग्जांपल और हो जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, अगला एग्जांपल है मेरे बच्चे, अगला एग्जांपल है, मैंने आपसे एक एग्जांपल पूछा, आई नो हर मोर देन हिम। बताओ क्या ये सही है या ये गलत है? इसको बताना है बेटा, क्या ये सही है या गलत है, बस आपको इसको बताना है। 21 अप्रैल को है बेटा, जो भी है सिलेबस पहले किया जाता है, 1 महीने पहले की फिर। अब बेटा दिन में वीओडी से तो 6-6 10-10 क्लास देख ली। हाँ, जो मैंने पढ़ा इससे बाहर नहीं होगा, चाहे तुम इंडिया का कोई भी पेपर दो। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है, बेफिक्र हो बेटा। ठीक है रोहित, पहले से तो फिर क्यों टेंशन ले रहा है घोचू है? फिर तो बिंदास होके पेपर देके जा, खत्म है ऐसी की तैसी पेपर की, कुछ नहीं आना जो पढ़ा है उससे बाहर, सेम है। आई नो हर मोर देन हिम, सही है या गलत है? सही है बेटा, सही है तो मीनिंग सोचो अब इसका। कंपैरिजन किस किस का होगा? देखो मेरे बच्चे, हिम की स्पेलिंग क्या है? ऑब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है, तो ऑब्जेक्ट है, तो ये किसके साथ कंपैरिजन हो रहा होगा? हर के साथ हो रहा होगा। फिर तो मैं उस लड़की को जानता हूं उस लड़की से ज्यादा, तो मतलब जानता मैं इस लड़की को भी हूं, जानता मैं इस लड़के को भी हूं, लेकिन ज्यादा जान पहचान किसके साथ है? लड़की के साथ है। इसका मतलब मेरे बच्चे, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई नो हर, डेरिवेशन सोचो इसकी क्या होगी, आई नो हर मोर देन आई नो हिम, आई नो हर मोर देन आई नो हिम। तो ये इसका ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये इसका ऑब्जेक्ट नंबर 2। और ज्यादा मैं किसको जानता हूं? उसको। यही तो हुआ बेटा इसकी पहचान। अच्छा मेरे बच्चे, अगर मैं वहां ही लिख दूं तो क्या तब भी सही होगा? आई नो हर मोर देन ही, आई नो हर मोर देन ही, तो क्या सब भी सही होगा? चलो, अगर ही आया तो इसकी स्पेलिंग किसकी है? सब्जेक्ट वाली है गुरुजी। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब हिडन होगी तो अगर ये सब्जेक्ट है तो बेटा किसके साथ कंपैरिजन होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंपैरिजन हुआ। लेकिन बेटा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है, तो पक्का इसकी वर्ब क्या है? हिडन है, वर्ब हिडन। चलो, तो क्या ये चीज सही है? बिल्कुल। क्यों? देखो, मैं उस लड़की को जानता हूं जितना वो जानता है उससे, मतलब अब जानने वाले दो हैं, वो भी उस लड़की को जानता है, मैं भी उस लड़की को जानता हूं, लेकिन मैं ज्यादा जानता हूं तो मेरे साथ ज्यादा जान पहचान होगी। सपोज वो उसे 2 साल से जानता है, मैं 10 साल से जानता हूं, तो मैं ज्यादा हुआ। तो मैंने बोला बेटा आई नो हर मोर देन ही नोज हर, ये हो गया। वेरी गुड सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये ही और आई का कंपैरिजन हो गया। तो ये ध्यान रखना, मीनिंग चेंज हो जाएगा बेटा, सही दोनों लेकिन मीनिंग अलग अलग है बेटा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट। तो इस पर बेस पेपर में कोई एरर ही नहीं आ सकता, दोनों नो एरर है बेटा, बिल्कुल। लेकिन एरर अब आएगा ना, अब घुमाऊंगा मैं बात को, अब घुमाऊंगा। एक तो बात ये याद रखनी, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं बेटा, तो यहां पर वर्ब लिखना ना लिखना आपकी चॉइस है। आप क्या कर सकते हैं? आई नो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई नो हर मोर देन ही डज, मोर देन ही डज, है ना? तो आप वर्ब लिख भी सकते हैं और नहीं भी, आपकी चॉइस है। आप इसको लिख दोगे तो पहली प्रायोरिटी, नहीं लिखोगे दूसरी, मतलब सही दोनों है। लेकिन आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। लेकिन बेटा, लेकिन 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 अगर मैं आपसे ये कहूं यू हो तो, और कोई नाउन हो तो, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन की स्पेलिंग भी सेम रहती है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में यू की स्पेलिंग भी सेम रहती है। ओ माय गॉड, इसका मतलब मेरे बच्चे हमें कंफ्यूजन पैदा करेगा ये नोट। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो मेरे बच्चे, अगर वर्ब के बाद यू आया है, अगर वर्ब के बाद यू आया है, भाई कोई वर्ब है, हां, अगर उसके बाद कोई यू आया है या कोई नाउन आया है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे, ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या मानोगे बेटा? उसको ऑब्जेक्ट होगा। भाई ऑब्वियसली बात है, देखो वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल है। लेकिन अगर तुम्हें उस यू को और अगर तुम्हें उस नाउन को, हां,
सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। अगर इनको क्या करना है, वर्ब के बाद है लेकिन इनको सब्जेक्ट बनाना है, अलग से अलग वर्ब, या मैं कहूं वर्ब को लिखना पड़ेगा, वर्ब को लिखना पड़ेगा, हिडन नहीं छोड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, वर्ब को लिखना पड़ेगा, वर्ब को लिखना पड़ेगा, लिखना, वर्ब को मेंशन करना पड़ेगा। इसमें क्या है, वर्ब हटा दो या लगा दो, दोनों चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग अलग है ना बेटा, ये तो ही है, ही की स्पेलिंग से पहचान लिया सब्जेक्ट, वरना तुम्हें कैसे पता चलता सब्जेक्ट है ये? अगर मैं ये लिख दूं आई नो हर मोर देन यू, तुम तो गई भैंस पानी में, अब पता ही नहीं है क्या है बेटा। यहां तो ही की स्पेलिंग से पता चल गया, अब यहां वर्ब को लिखना पड़ेगा। तो बाकी हर किसी ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, अगर सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिख दो, सब्जेक्ट में जो स्पेलिंग होती है, या वर्ब लिख दो, चॉइस इज योर्स। क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग अलग है, उसकी सब्जेक्ट की अलग है, लेकिन यू कहेगा भैया खत्म। ठीक है, कैसे? देखो, अगर मैं यू का एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, और मैं अगर इसी एग्जाम्पल में ये लिख दूं, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल उठाओ, देखो मेरे बच्चे, इसी में मैंने लिख दिया आई नो हर मोर देन यू, आई नो हर मोर देन यू। अब गई भैंस पानी में, हमें क्या पता ये यू क्या है? बताओ, ये यू सब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है ऑब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है? सर हमें क्या पता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसे क्या मानूंगा? देखो बेटा, ये क्या है, वर्ब। मेरे बच्चे वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो मेरे बच्चे वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो मैं तो इसे ऑब्जेक्ट लूंगा, ऑब्वियसली बात है, मैं तो इसे ऑब्जेक्ट लूंगा। इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? आई नो हर मोर देन आई नो यू। इस बात का मतलब यही तो लूंगा बेटा मैं। फिर इस बात की डेरिवेशन में क्या लूंगा? आई नो हर मोर देन वैसे लिख दो, आई नो हर मोर देन आई नो यू। तो मैं तो इस यू को ऑब्जेक्ट मानूंगा ना बेटा, ये तो वर्ब के बाद लिखा जा रहा है। अब आपने बोला मेरे बच्चे कि ये भी तो वर्ब के बाद लिखा जा रहा है, इसको ऑब्जेक्ट मान लो। ऑब्जेक्ट कैसे मान लो? स्पेलिंग अलग है उसकी, तो वहां तो स्पेलिंग मदद करती है, लेकिन यहां तो गई भैंस पानी में। अरे भैंस पानी में गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो बेटा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो मैं तो स्पेलिंग को ऑब्जेक्ट मानूंगा भाई। वर्ब के बाद यू तो सब्जेक्ट कैसे मान लो उसको? कहता मेरे को तो सब्जेक्ट बनाना है तो वर्ब लिखनी पड़ेगी, सोच ले। नहीं, यहां तो दोनों चॉइस थी, वर्ब नहीं भी लिखो लिख दो, हिडन रख दो लिख दो, क्योंकि उसकी स्पेलिंग अलग है। लेकिन अगर तुम सामने वाले को बोल रहे हो आई नो हर मोर देन यू, इसका मतलब दूसरा इस बात का ये मतलब निकालेगा, आई नो हर मोर देन आई नो यू। मैं जितना उसको जानता हूं तेरे से ज्यादा जानता हूं उसको मैं, इसका मतलब तुम्हें मैं 2 साल से जानता हूं, उसको 5 साल से, तो आई नो हर मोर देन यू। लेकिन अगर मुझे ये बताना है, मुझे ये बनाना है मेरे बच्चे, ठीक है, हाँ, तो मैं पता है क्या लिखूंगा? आप देखो, आई नो हर मोर देन यू डू, आई नो हर मोर देन यू डू, बेटा यू डू लिखूंगा। अब मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, ये बता ये क्या हुआ बेटा? वर्ब हुआ। अरे वर्ब से पहले अब क्या हुआ लड्डू? सब्जेक्ट हुआ। मतलब अब आया ना, अब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन है। मतलब इसकी डेरिवेशन पता है क्या बनेगी मेरे बच्चे? अब इसकी बनेगी आई नो हर मोर देन यू नो हर। मैं उस लड़की को जानता हूं जितना तू उस लड़की को जानता है उससे ज्यादा। मतलब तू भी उस लड़की को जानता है, मैं भी उस लड़की को जानता हूं, लेकिन मैं ज्यादा टाइम से उसे जानता हूं। अब आया मेरे बच्चे आई नो हर मोर देन यू डू। इसका मतलब इसमें तो 2 ही ऑप्शन है सर। अगर वर्ब नहीं लिखी तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब लिख दी तो सब्जेक्ट हुआ। और यही प्रॉब्लम नाउन के साथ है। अगर मैं कह दूं आई नो हर मोर देन राहुल, आई नो हर मोर देन राहुल, तो राहुल को क्या मानूं मैं? राहुल तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा ना बेटा, नाम थोड़ा ना बदलेगा किसी का। तो मैं राहुल को वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मानूंगा। और अगर मैं लिख दूं आई नो हर मोर देन राहुल डज, अब मैं राहुल को मैं क्या मानूंगा? सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब लिख। तो ऐसा किस किस केस में होगा? नेम में, नाउन मतलब किसी के नाम में ऐसा होगा, नाउन मतलब लिख लेना बेटा, नेम से है मेरा मतलब, हाँ, किसी के नेम में ऐसा होगा मेरे बच्चे। और यू के केस में ऐसा होगा क्योंकि इनकी स्पेलिंग नहीं बदलती। तो अगर इन्हें सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब को लिखना पड़ेगा, लिख लो ऐसे, वर्ब को लिखना पड़ेगा इन्हें सब्जेक्ट शो करने के लिए। चोचले नहीं चलेंगे यहां तो चोचले चल रहे थे, क्योंकि 3% का केस है, घूम जाएगा दिमाग, मैं क्या मानूं उसको? ये हा हा हा, अब आया मजा। तो अगर ये नहीं लिखोगे तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो जब जब आपको इन्हें सब्जेक्ट दिखाना है तो यू हैव टू मेंशन इट।
ठीक है बेटा, करो मेरी शेयर कॉपी। बहारो फूल बरसाओ, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ है भी समझ में। आया बेटा मजा? किसी भी बच्चे का कोई भी प्रकार का कोई डाउट? अभी इस पे मैं आपका टेस्ट लूंगा, मतलब अब दूंगा मैं घुमा के क्वेश्चन। अब तक तो मैंने ऐसे सारे एग्जाम्पल ऐसे लिखे ना जिसमें दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। अब मैं घुमा के दूंगा। 2% के केस में तो बेटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट था। देखो यू ने परेशान ही नहीं किया। क्यों परेशान नहीं किया? देखो बेटा, यू आर टॉलर देन ही इज टॉलर देन यू, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट दो में क्या कंफ्यूज करेगा? ही इज टॉलर देन यू तो ही सब्जेक्ट, तू भी सब्जेक्ट। लेकिन यहां तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। वो ये है कहानी, है ना बेटा? 2% में यू कोई परेशान ही नहीं करेगा। यू तुम्हें, मैंने बोला मेरे बच्चे ही इज टॉलर देन यू, ही इज रिचर देन यू, ही इज रिचर देन यू, वो तेरे से अमीर है तो तू भी सब्जेक्ट वो भी सब्जेक्ट, क्योंकि दो ही तो लोग हैं वहां। मोर कंपेरेटिव डिग्री होता है काश, ये मोर ना बेटा कंपेरेटिव डिग्री होता है। एडजेक्टिव में कराऊंगा बेटा, मोर कंपेरेटिव डिग्री होता है। बोलते हैं ना आई लाइक हिम मोर देन यू, मैं अगर बोल रहा हूं तो मोर देन, तो उसमें सिखाऊंगा आपको फिर। खुली अंतरात्मा, खुली अंतरात्मा। और ये वो प्रोनाउन टॉपिक है जिसकी तुम 4 पन्नों की औकात समझते थे बेटा। अब समझ आया मैं क्यों बोलता हूं कोई किताब विताब मत खरीदो मार्केट की। अरे 4 पन्नों में प्रोनाउन खत्म किया हुआ है बेटा। उसमें 4 पन्नों में प्रोनाउन खत्म नहीं होते। और एक और बात मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी कड़वी है, बुरा मत मानिएगा, चीजों को सीखिएगा। देखो बेटा हटा, आज की जो स्टूडेंट्स है ना मेरे बच्चे, उनको आदत हो गई है, एक तरीके से ये कहो, एक सेकंड रुकिएगा, आपकी कमेंट से रिफ्रेश कर दूं मैं फिर समझाता हूं। देखो आज के जो स्टूडेंट्स है ना बेटा, आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरटेनमेंट की लत पड़ गई है। आज का जो बच्चा है वो पढ़ाई में एंटरटेनमेंट ढूंढता है। आज का जो बच्चा है वो 1.5 घंटे की क्लास लगातार नहीं कर पाता है। उसको 30-30 मिनट की लत लग गई है इंस्टाग्राम रील्स की, और 30-30 सेकंड की लत लग गई है इंस्टाग्राम रील्स की, और 30 सेकंड में भी उसको मजा भरपूर चाहिए। वो मजे की इतनी गंदी लत उसके दिमाग में पड़ गई है कि उसे हर क्लास में भी मजा चाहिए। अब बच्चा 1.5 घंटे तक अगर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो उसको वो 1.5 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट करके उस क्लास को नहीं देख पा रहा है। उसका दिमाग जो है आफ्टर सम टाइम, मैक्सिमम 1 घंटे बाद या 45 मिनट बाद ट्रिप मार देता है। नहीं नहीं नहीं, जैसे गाड़ी होती है ना गर्म होने के बाद बंद, वही आपका दिमाग कर रहा है, क्योंकि आपकी वो मेहनत की लत नहीं रही। अब ये 80% या 90% स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। जो 10% है स्टूडेंट वो क्रीम है। वो 10% ऐसा अच्छा स्टूडेंट, उसको पता है कब मस्ती करनी है कब पढ़ना है। तो जब वो रिलैक्स करता है तो रिलैक्स करता है, मस्ती करता है तो मस्ती करता है। जब वो पढ़ने बैठता है तो अपने दिमाग का एक स्विच ऑन करता है, पढ़ना है, ओके सर, डन। लेकिन 90% बच्चे को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि उसे कब सीरियसली पढ़ना है, कब उसे मस्ती करनी है। इसीलिए क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर पाते। फिर आप क्या करते हैं, पूरी उम्र ताउम्र आप भटकते रहते हैं। बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल की तैयारी से। जब तक आपको, अगर ये भी बहुत जरूरी है सर, क्या घूमना फिरना छोड़ दे या हंसना बोलना छोड़ दे सर? नहीं बेटा, सब करो। लेकिन सपोज करो जैसे हंस रहे
चलो भाई सीरियस, अब पढ़ना है एकदम। ओके सर, ये वाला जिसके दिमाग में जैसे होता ना, जब तक वो लाइब्रेरी आ रहा था बस में आराम से मस्त गाने सुनता आ रहा है, मस्ती करता हुआ आ रहा है, दोस्त से बातें बातें करता आ रहा है, हाँ ठीक है भाई, चल ठीक है साले लाइब्रेरी पहुंच गया, चल रख फोन। और जैसे ही फोन रखा और लाइब्रेरी में पहला कदम पड़ा, वो एक अलग रूप ले लिया उसने। जैसे ही अंदर आया अलग रूप ले लिया, लाइब्रेरी में घुसते ही अलग बन गया वो। फिर तुम उसको कह रहे हो अरे ये बंदा वही है जो अभी बात कर रहा था, अभी गाली गलौज कर रहा था, बाहर अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहा था, और जैसे ही इसका कदम लाइफ में ये अलग बन गया। अब अंदर जाते ही क्लास खोली, बैठ के। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अब कंटेंट चाहिए। उसको 1.5 घंटे की क्लास है, वो 1.25 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, वहां से वो कंटेंट उठाएगा। तो ये नहीं कि वो मस्ती मजाक नहीं कर, लेकिन ये स्विच ऑफ स्विच ऑन जो करना सीख लेगा, वो अपने आप में कला है। मैं आपको ही नहीं सर, बताओ ना फिर कैसे किया जाए स्विच ऑन स्विच ऑफ। कोई नहीं बता सकता। तो आपको सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी खुद से, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। कोई एक इंसान ये कहता है सर मैं जब भी छोले भटूरे बनते देखता हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, तो भाई अपना रास्ता बदल दे। समझ में आई बात? नहीं देख पा सर, मैं जब भी देखता हूं कोई फास्ट फूड बनता, हाँ तो मेरा मन कर ही जाता है। तो एक काम कर, जब वहां से निकले तो अपना थोड़ा मुंह फेर के निकल ले। हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा बेटा, ये तो है नहीं ना ताउम्र छोले भटूरे खाते रह जाओगे। तो अगर आपको पढ़ाई से जो चीज डिस्ट्रैक्ट करती है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। इस तरीके से नहीं चलेगा बेटा, इस तरीके से नहीं चलेगा। अपने आप को टटोलना होगा कि आपका क्या लेवल है, आपको किस तरीके से चीजें पढ़ना पसंद है, आपको किस तरीके से ज्यादा दिमाग में चीजें बैठती है, किस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर देनी है। वो खुद से सेल्फ स्टडी करो मेरे बच्चे। ये नहीं कि मैं कह दूं ये टाइम टेबल है इसको फॉलो कर लो, कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना फॉलो। या किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन के आप उसकी तरह रिएक्ट करने लग जाओगे, अरे उसका नेचर अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, वो इंटेलिजेंट रहा होगा लेकिन आप उस लेवल पे इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उससे। उसने बोला 6 घंटे पढ़ता था तो तुम भी 6 घंटे पढ़ोगे? पागल हो गए हो क्या? पता उसके 6 घंटे आपके 12 घंटे हो, तो ईगो तो नहीं पालनी है वहां, 12 घंटे मेहनत करनी। ये तो है नहीं सर पढ़ते वक्त बोरिंग लगता है, तो भाई मैं क्या करूं? करोड़ों पैसा है नहीं है, फिर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कह रहा है बोर हो रहा हूं, गलत है ना ये बात? गलत है ना? गरीबी में आटा गीला, चोचले और है, चोचले और है। तो ये तो वही बात होगी, भिखारी कह रहा है खाने को दे दो और वो दे रहा मटर पनीर तो नहीं सर, शाही पनीर नहीं है क्या? ऐसा कर रहे हो अब आप लोग? कई बच्चों को ऐसा कर होते हैं, कई बच्चे जिनको लगता है ना अरे सर मेरे को ना मैथ्स बड़ा बोरिंग लगता है, अरे सर जीएस बड़ी बोरिंग बोरिंग लगती है जीएस। सर मेरे पास कोई जवाब नहीं है फिर आपके लिए। तो चोचले सीख गए आप, क्योंकि पेट भर रहे हैं ना माँ बाप कमा के। तो बेटा अब भी अगर पढ़ने का मन नहीं करेगा तो कौन सी उम्र में पढ़ोगे? जब फॉर्म भरने की उम्र पार हो चुकी तब पढ़ोगे क्या? चलो बाप से करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज को, ठीक है? और हर स्टूडेंट को कोई क्लास एक बार में समझ आती है, किसी बच्चे को क्लास वाइज भी बांट लो बेटा। हो सकता है आज की क्लास किसी बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी हो, तो आज इस क्लास को दूसरी बार देख लेना बेटा। अच्छा बच्चा वही है जो हर क्लास को वाइज देखेगा अपने आप को, अरे पहली क्लास अच्छी थी, दूसरी ठीक लगी थी, तीसरी हेक्टिक थी थोड़ी, या पजलिंग थी यार, आज दोबारा देखूंगा क्लास को। स्पीडोमीटर पे लगा के उस क्लास को दोबारा देखना। आया बेटा समझ? हाँ अब आगे कमेंट। ये ध्यान रखना। सो ये जो बोरिंग शब्द है ना, ये गरीबों के लिए नहीं बने बेटा, हमारे लिए नहीं। माँ बाप की देखो एक बार तरफ, अपने आप समझ जाओगे। आइए जी, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल। अब मैं आपको कह रहा था कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखो बेटा, अब सारे मिक्स एग्जाम्पल हैं, इन पर बेस्ड एरर कैसे आएंगे। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, ये है आपका एक, ठीक है, टेस्ट मान के चलो। जैसे मैंने लिखा, देखना, ही स्पीक्स इंग्लिश, एक सेंटेंस है बेटा, ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? अब आपको सोचना बेटा, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है। क्यों सही नहीं है?
सर ऐसा लग रहा है वो इंग्लिश बोलता है लड़की से बढ़िया। लड़की से बढ़िया मतलब ये स्पीक का ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ, तो ये लड़की भी ऑब्जेक्ट हुई। हाँ, तो वो क्या बोलता है, वो इंग्लिश भी बोलता है और लड़की भी बोलता है, और इंग्लिश लड़की से बढ़िया बोलता है। अरे पागल है क्या, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो लड़की भी इंग्लिश बोलती होगी, वो लड़का भी बोलता होगा, लड़का बढ़िया बोलता होगा। तो ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन, है ना, शी स्पीक्स इंग्लिश, ऐसा कुछ होगा ना बेटा। तो शी लाना चाहिए। अब आपको खुद का दिमाग दौड़ाना होगा बेटा। अच्छा, अगर इसी में ऐसे भी दे दूं मैं, अब मैंने ऐसे दे दिया, शी शी लाइक्स आइसक्रीम, शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हिम। अब तो मैं आपको पजल करूंगा बेटा। अच्छा, यहां शी डज भी हो सकता था, शी भी सही है, और यहां शी डज भी तो हो सकता था ना बेटा। शी डज को पहली प्रायोरिटी और शी को दूसरी। शी डज भी तो हो सकता था ना ऊपर। वेरी गुड, बताया था ना, दो ऑप्शन है ऊपर। अच्छा, अब नीचे बताओ बेटा, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हिम। वो आइसक्रीम को ज्यादा पसंद करता है, उस वो आइसक्रीम को ज्यादा पसंद करती है उस लड़के से। पागल है क्या, आइसक्रीम और इंसान का कंपैरिजन। मतलब मुझे वो लड़का भी पसंद है, मुझे आइसक्रीम भी पसंद है, मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। ये तो नॉनसेंस हो गया ना बेटा। तो यहां पर क्या आएगा, ही। अच्छा, इसमें भी दो ऑप्शन, या तो ही लिख दे बेटा या ही डज लिख दे मेरे लाल। ही को पहली प्रायोरिटी और ही डज को दूसरी। तो वर्ब लिख भी सकते हो, हिडन भी छोड़ सकते हो। अच्छा बेटा, अब यू वाली बात लिख दू इसमें। अगर मैं ये लिख दूं, शी लाइक्स आइसक्रीम, शी लाइक्स आइसक्रीम, हाँ, मोर देन, शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू। तो एक बात बताओ बेटा, यू को सब्जेक्ट मानूंगा ऑब्जेक्ट मानूंगा? देखो मेरे बच्चे, लाइक्स क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बाद ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसको भी मैं क्या मानूंगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट मानूंगा। तीन चीजों का जिक्र है ना, अब ये भी सिखाया। किसका मतलब ये था, जैसे हिम था यहां, वैसे ही यू हो गया। अब गलत हुआ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू डू। तो डू बेटा लिखना पड़ेगा, ताकि ये वर्ब के बाद क्या साबित हो सके, सब्जेक्ट। खाली यू लिखोगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, यू डू लिखना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल हिम की तरह यू माना जाएगा। देखिए किसकी स्पेलिंग सेम है। अगर मैं कहूं शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन साहिल, मोर देन साहिल डज। तो शी लाइक्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम पसंद करती है जितना तुम पसंद करते हो आइसक्रीम, उससे ज्यादा। तो दोनों लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं, लेकिन ही शी जो है वो ज्यादा पसंद करती है। चलिए बेटा, अब एक और एग्जांपल। इसीलिए आप दिल्ली मेट्रो में कभी दिल्ली आओ ना बेटा, जो आउट ऑफ दिल्ली के हैं, दिल्ली के नहीं है, कभी आप मेट्रो में बैठोगे तो उस पर पता है क्या लिखा रहता है। देखो एक लाइन में लिख रहा हूं, प्लीज ऑफर दिस सीट, प्लीज ऑफर दिस सीट टू द पर्सन, टू द पर्सन हु हु नीड्स इट मोर देन यू डू। देख रहे हो बेटा, मेट्रो में लिखा है मोर देन यू डू। अगर मोर देन यू लिख दे तो गलत नहीं हो जाएगा बेटा? फिर तो सीट का और तुम्हारा कंपैरिजन हो जाएगा। इस सीट को उस इंसान को दे दें जिसको, मतलब इस इंसान को, जिस इंसान को जरूरत है इस सीट की, जितनी तुम्हें जरूरत है उससे ज्यादा। मैं अगर यहां मेट्रो वाले यू लिख दे तो एरर हो जाएगा बेटा। कैसे एरर हो जाएगा गुरुजी? मतलब इस सीट को उस इंसान को दे दें जिसे जरूरत है इस सीट की तेरे से ज्यादा। तेरे से ज्यादा सीट की जरूरत, इंसान से ज्यादा सीट की जरूरत, तो मोर देन यू डू। अब तो आगरा में भी आ गई मेट्रो। हाँ, तो आगरा वाले आगरा वाली मेट्रो में जाना भैया, ठीक है। तो इसलिए वहां मोर देन यू डू, क्योंकि इसे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना बेटा। जितनी तुम्हें सीट की जरूरत है उससे ज्यादा जिसको जरूरत है उसको दे दो सीट। ये इट सीट के लिए आया बेटा, समझ रहे हो? ये तो नहीं लिखेगा हु नीड्स इट मोर देन यू, गलत हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड आप सारे एरर बना पाओगे बेटा, जो भी आएगा। दैट वॉज योर कौन सा केस बेटा, कंपैरिजन केस, या कंपैरिजन कॉन्सेप्ट आपका खत्म हुआ मेरे लाल। आया मजा चीजों को जानकर? करो फटाक से, कॉपी करो।
और एग्जाम्पल करा दे। हाँ, शाम तक एग्जाम्पल कराता रहता हूं बेटा इसकी, और क्या, शाम तक इसी में खेलते रहेंगे, आगे थोड़ा ना सिलेबस करना है हमें, इसी की एग्जाम्पल करते रहेंगे शाम तक हम। एक नॉर्मल दिमाग को तो इतने एग्जाम्पल बहुत थे, यहां साला एग्जाम्पल की लाइन लगा दी, अब भी कह रहा और एग्जाम्पल करा दो गुरुजी। शाम तक करते रहते बेटो, क्या फर्क पड़ता है, पूरे महीने इसी के एग्जाम्पल करते रहेंगे, 200-300 एग्जाम्पल करा देता हूं इसके, जब तक एकदम खून की उल्टियां ना आ जाए। है झंडू बाम, इससे ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए तेरे को इसके। आओ बेटा, अब आगे देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हुआ, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन हमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस निपटाने थे। उसमें 3 चीजें पढ़ी बेटा, प्रेपोजिशन पढ़ा कि प्रेपोजिशन का क्या हालचाल है, वर्ब का देखा, और कंपैरिजन कॉन्सेप्ट का भी बहुत बड़ा रोल था बेटा, इस पर हमने वो भी पढ़ लिया, तीनों चीज निपटा डाली। तो गुरुजी अब क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो अब आप अपनी एक हेडिंग डालोगे, पॉजेसिव, हाँ, वर्ड्स। इस पॉजेसिव वर्ड्स में मैं आपकी 2 चीजें कराऊंगा। अच्छा ऐसे ही लिख लो, पॉजेसिव प्रोनाउंस, हेडिंग है बेटा नहीं, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव डेटरमिनर्स कहो, या उन्हें आप एडजेक्टिव्स कह दो। पॉजेसिव डेटरमिनर्स कह दो, या मेरे बच्चे आप उन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कह दो। अब हम इनको करेंगे, possessive pronouns and possessive determiners या possessive adjectives। अब हम उनको करेंगे। अच्छा जी गुरुजी कैसे, चलो मेरे बच्चे एक बार पीछे के दर्शन में आपको करा देता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कहा था ये और फिर कहा था ये कराऊंगा, याद आया, फिर मैं यूज ऑफ इट कराऊंगा बेटा। तो ये चीज हमने देखनी थी, आया लाल याद? तो ये कर लिया बेटा, ये कर लिया। अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप बना लोगे। अब हमने ये देखने हैं मेरे बच्चे, अब इनको जरा ध्यान पूर्वक सीखते चलिएगा, बहुत ही गजब तरीके से। ये तो बहुत आसान है। इनको सर पॉजेसिव प्रोनाउंस और डिटरमिनर्स क्यों बोल रहे हो आप? देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है मेरे पुत्र, एक होते हैं पॉजेसिव डेटरमिनर्स, ठीक है, पॉजेसिव डेटरमिनर्स, और इन्हीं को मैं बोल रहा हूं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये कौन कौन से होते हैं, चलो भाई जी ध्यान से समझो। जैसे आपने बोला आई का माई, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर, ये होते हैं बेटा। इट मैंने कहा सेपरेट कराऊंगा और एक वन सेपरेट कराऊंगा। फिर दूसरा मैंने क्या बोला, अच्छा गुरुजी एक और आपने क्या बोला, पॉजेसिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसे बनते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, उन पर हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे अवर का अवर्स, योवर का योवर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स। अरे रे 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 रे, मजा आ गया भैया। आपने बोला सर ये तो यहां पे भी मजा दो, माई का माइज। नहीं होता, नहीं बेटा, इसके उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दी और माइज को कर दिया गया माइन, माइज को कर दिया गया माइन। मतलब कॉन्सेप्ट वही था लेकिन उन्होंने स्पेलिंग बदल दी। हमने बोला कोई नहीं भाई बदल दो, तो लिख दिया माइज नहीं माइन। तो माइन, अवर्स, योवर्स, हर्स, देयर्स। आगे देखिए बेटा, सर ए भाई का भी सर भाई भाई रह गया सर भाई, मैं बोला आसान है, हिस। नहीं, इसमें क्या हुआ बेटा, हिसिंग साउंड आ गई। जब इसकी हिसिंग साउंड आई तो हमने इसका पत्ता साफ किया और यहां ये हिसिंग, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग बदली या इसकी स्पेलिंग सेम है बेटा, इसकी स्पेलिंग सेम है। इसका मतलब ये उसमें भी सेम है, उसमें जैसे यू था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम होता था, ये पॉजेसिव डेटरमिनर भी यही है और ये प्रोनाउन भी यही है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है,
अरे सर फर्क है, ये डेटर्मिनर्स और एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। तो होता क्या है बेटा, इसी के नीचे आप एक प्यारा सा नोट लिखेंगे लड्डू, जब कभी भी आप पोजेसिव, ठीक है, हाँ अब शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, पोजेसिव डेटर्मिनर या एडजेक्टिव की बात करेंगे मेरे बच्चे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये अपने बाद नाउन जरूर लेंगे। भाई नाउन तो लेंगे लेंगे, वरना काहे का डेटर्मिनर जब नाउन ही नहीं आया, तो इनके बाद पक्का नाउन आएगा। हाँ, और जब आप इनको जोड़ दो, हाँ, तो बराबर है पैदा होंगे पोजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेशन के साथ साथ प्रोनाउन दिखाने का काम कर लेंगे, तो पोजेसिव प्रोनाउन पैदा हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब अब हम पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डेटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन का ही जो हिस्सा होते हैं। ठीक है ना बेटा, एक और टाइप का प्रोनाउन आ गया। कैसे गुरुजी? साबित करके दिखाओ तो मजा आ जाए। और फिर इस पे भी ध्यान रखना है बेटा, इसको डाल दो डब्बे पे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये करेगा। लेकिन हम कंफ्यूज होंगे नहीं, मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इनकी स्पेलिंग बदलेगी, लौंडे की स्पेलिंग नहीं बदलेगी। ये वही लौंडा है जो हमेशा बिन चड्डी रहता है बच्चा, इसके भाई साहब इसका कुछ नहीं, तो ये नाक में दम करेगा बेटा। देखो सबकी स्पेलिंग बदल रही है, लौंडे की नहीं बदल रही है, तो सबसे ज्यादा परेशान ये करेगा, इसलिए डब्बे पे ले लिया। सर ये कैसे पैदा होते हैं? देखो बेटा, अब आप इनको भी क्या कर सकते हैं, पोजेसिव डेटर्मिनर नाउन जुड़ के, हाँ, आप इनको भी सब्जेक्ट की तरह यूज करो, या इनको भी आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको भी बेटा सब्जेक्ट की तरह यूज कर लो, आप इसको भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर प्लूरल किसी को भी दिखा देंगे सेंटेंस के हिसाब से। एक बार समझते हैं गुरुजी कैसे, एक बार अब इनको समझते हैं। देखो बेटा मेरे बच्चे, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस हाउस, ध्यान दीजिएगा बेटा, दिस हाउस इज बिगर देन, ये घर बड़ा है, दिस हाउस इज बिगर देन, ध्यान दीजिएगा बेटा, दिस हाउस इज बिगर देन यू। यू नहीं सर, ये घर तेरे से बड़ा है, इंसान का और घर का कंपैरिजन, ये घर तेरे से बड़ा है, तेरे से नहीं, तेरे घर से बड़ा है। तो बेटा मैं यहां ये लिखूंगा ना, दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, मैं ऐसे लिखूंगा। हाँ, तो हाउस क्या हुआ बेटा? नाउन हुआ। हाउस क्या हुआ मेरे बच्चे? नाउन हुआ। बेटा जी योर क्या हुआ? डेटर्मिनर हो गया, या एडजेक्टिव कह लो उसको। हाँ, लेकिन हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि सर यहां तो फिर हाउस और हाउस रिपीट हो जाएगा, तो हाउस और हाउस रिपीट तो नहीं करना सर हमें, तो कुछ ऐसा जादू ढूंढो जिससे कि ये डेटर्मिनर में मैं ये नाउन जोड़ूं और मीनिंग आ जाए, डेटर्मिनर में ये नाउन जोड़ूं और मीनिंग आ जाए। अगर मुझे खाली नाउन की जगह यूज करना होता तो मैं प्रोनाउन यूज कर लेता, लेकिन मुझे नाउन भी दिखाना है और मुझे पोजेशन भी दिखाना है, तो वो मसीहा मुझे पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे में यहां यू नहीं लिख सकता, अगर यू लिख दूंगा तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। दिस हाउस इज बिगर देन यू, दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स, इसलिए जो तुम यहां पर आप योवर्स लिख रहे हो बेटा, अब ये योवर्स यहां पेपर में ठीक हुआ और इसकी जगह ही ये आया, तो ये योवर्स किसको दिखा रहा है? योर हाउस को, क्योंकि हाउस का जिक्र है। स्कूटर होता तो स्कूटर को दिखाता, कार होती तो कार को दिखाता, तो यो दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स, तो ये योवर्स यहां पर क्या है बेटा? प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है सर? पोजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि पोजेशन को दिखा रहा है। मैंने कहा ना, जिसका जो काम है वही उसका नाम है। तो दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स। अब पेपर में खाली क्या दे देगा? दिस हाउस इज बिगर देन, दिस हाउस इज बिगर देन योवर है, दिस हाउस इज बिगर देन योवर। अरे योवर तो डेटर्मिनर होता है, नाउन कहां है उसका? कहता है लिख दिया, फिर नाउन ना रिपीट हो रहा है, रोकने के लिए योवर्स लिख दिया। ठीक है सर, आपने कहा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? बताना बेटा, ये योवर्स यहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? बेटा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे सर? अरे पगले, अभी अभी पढ़ा के आया, सब्जेक्ट का कंपैरिजन, ये दिस हाउस यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट। तो ये यहां योवर्स किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। या ऐसे लिख लो, दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स इज, तो इसको गायब कर दिया, दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स। हा हा हा, ठीक है ना बेटा? चलो, तो ये घर आपके घर से बड़ा है, पहला। दूसरी ध्यान रखो, प्रायोरिटी किसको? प्रायोरिटी गई ऐसी तैसी कराने, सिर्फ ये आएगा। योर हाउस क्यों लिखोगे बेटा? हाउस हाउस रिपीट क्यों करोगे मेरे बच्चे? नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए क्या बनाया गया है? प्रोनाउन। तो बेटा उसको रिपीट क्यों करोगे चुटको? ऐसा नहीं लिखेंगे ना बेटा कि दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, नहीं, प्रायोरिटी नहीं बेटा, योवर से आएगा।
योर हाउस नहीं, योर साइड। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट इसीलिए नहीं है मेरे बच्चे कि कंपैरिजन किसका होगा बेटा? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, तो ये पक्का क्या होगा? यहाँ सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्यों हो सकता है? बढ़े मेरे भाई आगे। चलो अब आगे देखिए बेटा, अगला एग्जाम्पल। अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, सेम एग्जाम्पल है, बस उसमें चेंज एक कर, दिस हाउस इज बिगर देन, दिस हाउस इज बिगर देन, क्या आएगा यहां? दिस हाउस इज बिगर देन हर्स या दिस हाउस इज बिगर देन हर? बताना बेटा। दिस हाउस इज बिगर देन हर्स या दिस हाउस इज बिगर देन हर? बताना। दिस हाउस इज बिगर देन हर्स या दिस हाउस इज बिगर देन हर? क्या आएगा बेटा? करेक्ट बेटा। मैं कहूंगा हर, हर तो डिटरमिनर होगा, तो कुछ हो ना, लड़की से बड़ा हाउस नहीं। अब हर तो ही नहीं, हर्स, उस लड़की के घर से ये घर बड़ा है, तो लड़की का घर, तो ये हर्स किसको दिखा रहा है? हर हाउस। लेकिन हर हाउस लिख थोड़ा ना सकते बेटा। बहुत ही बढ़िया। आओ जी अगले एग्जाम्पल देखो बेटा। अब आपके देखो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी बेटा जी। दिस हाउस इज बिगर देन, अगर मैंने हिज लिख दिया, देखो बेटा तुम्हें अजीब लगेगा, बट मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, छुटकू मियां, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्योंकि मेरे बच्चे, दिस हाउस इज बिगर देन हर्स, दिस हाउस इज बिगर देन देयर्स, दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स, दिस हाउस इज बिगर देन अवर्स, और दिस हाउस इज बिगर देन हिज, तो होगा नहीं। तो मेरे बच्चे दिस हाउस इज बिगर देन हिज हाउस। हाँ, और मेरे बच्चे हिज हाउस को छोटा करके लिखोगे तब भी हिज ही है, क्योंकि चाहे डेटर्मिनर हो चाहे प्रोनाउन हो, लौंडा बिन चड्डी घूमेगा, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। सिंपल है बेटा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिस जिसके पेपर 1-2 महीने में है, माँ कसम मुझे नहीं पता ये जादू टोना 1 महीने में पेपर कैसे निकलते हैं। प्लीज विपिल भाई कमेंट मत कर प्लीज मेरे भाई, मेरे को नहीं पता भाई 1 महीने में कैसे पेपर निकलते हैं। कोई टिकटॉक वाला मास्टर होगा यूट्यूब पे, वो बता देगा तेरे को 1 महीने में कैसे पेपर निकलते हैं। भैया मेरे पास इलाज नहीं है, प्लीज मेरे भाई परेशान मत कर प्लीज भाई, ठीक है। आप भले ही तो कमेंट में लिख ले सर आप बुरे हैं, मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं करे, क्या कमेंट का रिप्लाई करो? मैं मेरे बच्चे भाई मेरे पास इलाज नहीं, हाथ जुड़वा। मैं वैसा टीचर नहीं हूं बेटा जो 1 महीने में पेपर निकलवाते। मैं तो बहुत अच्छा टीचर, मेरे को तो भैया पढ़ाना आता है, मैं पूरा पढ़ाता हूं, फिर पूरा प्रैक्टिस होती है, जब पूरा पेपर निकलता है। भैया हमको ना पता भैया 15 दिन में 1 महीने में कैसे पेपर निकल, हमें माफ करें भैया। हमें तो ये दिख रहा है सीपीओ आने लग रहा है, उससे पहले सिलेबस करना है, ठीक है। हमें ये दिख रहा है बढ़िया बढ़िया पेपर आने लग रहे हैं, तो बेटा 4-5 महीने का समय दे दे सर, तभी हो पाएगा कुछ, माफ करें बेटा। बहुत जल्दी कोचिंग कर ली तूने, अब 15 दिन और रुक जाता तब करता कोचिंग। ये मेरे बच्चे जितने भी छपरी है ना यूट्यूब पे जो पढ़ाने लग रहे हैं, ये उनकी आग लगाई हुई है जो बच्चों का फ्यूचर खराब किया है। ये बच्चों का फ्यूचर जो खराब किया ना छपरियों ने किया। 1 महीने में सीजीएल कैसे निकाले, 1 महीने में एयरफोर्स कैसे निकाले, सीपीओ कैसे निकाले, सीडीएस कैसे निकाले, इनकी ऐसी तैसी हो रखी है जो आपका ब्रेन वॉश कर दिया इन्होंने तगड़े लेवल पे। सिलेबस में बेटा 4 से 5 महीने लगते। जल्दी सिलेबस करना है बेटा, वीओडी से तू दिन की 10 क्लास देख ले, 5 देख ले, आपकी कैपेसिटी है, आप जल्दी सिलेबस कर लो। वो भी तब जब एक ही सब्जेक्ट हो, जब सारे सब्जेक्ट लेके चलने हो बेटा कैसे करेगा? तो जिनको जल्दी सिलेबस करना है वो वीओडी से कर लो, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखेगा, समझ में आई बेटा? तो हमने हिज देखा, देख रहे हो। अब लगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको ये क्या लग रहा था? हमें तो सर ये गलत गलत सा लग रहा था, लेकिन बेटा ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं।
अब ध्यान से देखिए, तो यहां तक तो ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट थे, लेकिन मेरे बच्चे एक एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं ना बेटा, देखना कितनी बढ़िया चीज है। योर कार इज न्यू, आपकी गाड़ी नई है भाई, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। योर कार इज न्यू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, योवर्स इज अ न्यू कार, योवर्स इज अ न्यू कार। देखो अब मैं ये तो नहीं लिख सकता यू आर अ न्यू कार योवर्स इज अ न्यू कार, तो ये योवर्स किसको दिखा रहा है, योर कार को, तो योवर्स इज अ न्यू कार। तो ये योवर्स किसको दिखा रहा है, गाड़ी को। क्या हुआ, ये प्रोनाउन। हाँ, तो ये इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ सर। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर लेते हैं, मैंने बताया अभी अभी, बताया ना बेटा। तो योर कार इज न्यू या योवर्स इज अ न्यू कार, दोनों सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पेपर में ऐसे आ जाए बेटा, योवर्स इज या आर न्यू कार्स, आपकी नई गाड़ियां हैं। अब बताओ इज आएगा कि आर आएगा। अब बोलोगे योवर्स किसकी बात कर रहा है, गाड़ियों की सर, योवर्स आर न्यू कार, यहां तो एक गाड़ी थी तो इज था, योवर्स आर न्यू कार्स। ओ देख रहे हो बेटा, दोनों सही है। आप ऐसे बोलो योर कार इज न्यू, या आप ऐसे बोल दो बेटा योवर्स इज अ न्यू कार। समझ आया बेटा। एस क्यों लगाते हैं, प्रोनाउन बनाने के लिए बेटा, उनकी स्पेलिंग चेंज कर दी ना प्रोनाउन बनाने के लिए उन्होंने। हिज में हिसिंग साउंड आ गई तो साउंड को अवॉइड करने के लिए एस नहीं लगाया बेटा। आया समझ में। तो ये भी दिमाग में बैठा, लेकिन पता है अजीब क्या लगेगा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसी एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल, अगर देखो कितना अजीब लगेगा, आप ये भी लिख दोगे हर्ष इज अ न्यू कार। हाँ देखो ये भी अजीब नहीं लग रहा अब तो, हर्ष इज अ न्यू कार। अजीब पता है कब लगेगा, जब लौंडा आएगा बिन चड्डी, जब बिन चड्डी लौंडा आएगा तो बेटा बहुत ही तगड़ा लगेगा। तो देखो क्योंकि ये सेंटेंस कितना अजीब है, हिज इज अ न्यू कार, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि हिज ये भी सही है, अच्छा ये भी सही है, हिज कार इज न्यू, दोनों सही है। लेकिन मेरे बच्चे दोनों की, हिज कार इज न्यू दोनों सही है, दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क है। ये क्या है मेरे बच्चे, कार नाउन, नाउन से पहले भाई साहब क्या है, डेटरमिनर या एडजेक्टिव कहो, और यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क आ गया, सही दोनों के दोनों है बेटा। हिज इज अ न्यू कार, हर्स इज अ न्यू कार, देयर्स इज अ न्यू कार, योवर्स इज अ न्यू कार, माइन इज अ न्यू कार। मेरी गाड़ी नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, माइन इज अ न्यू कार। ये बात अपने दिमाग में रखो और चीजों को समझो। ठीक है, चलो अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस कराऊं, कैसे पेपर में देगा बेटा। तो आप इनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे भी देखो, पेपर में आया यू शुड नॉट वेस्ट, यू शुड नॉट वेस्ट, you should not waste her time and me या mine या I या my, क्या आएगा, You should not waste her time and me, mine, I या my, क्या आएगा, तुम्हें उसका समय और मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए ना बेटा। तो क्या बोलूंगा मैं, you should not waste her time and my time, लेकिन my time को क्या लिखोगे, mine। ये तो नहीं तुम्हें उसका टाइम और मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं ये नहीं, ये तो डेटरमिनर है तो नहीं, क्या आएगा बेटा, you should not waste her time and mine। चलो एक और चीज मैंने बोला, देखना भाई कितनी खतरनाक है, अरे रे रे, ये शी हैज लॉस्ट योर बुक्स एज वेल एज हिज। भाई साहब ये बहुत तगड़ी चीज है। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे ना, ये सेंटेंस नो एरर है बेटा, इसलिए जो हिज है ना वो आपको घुमाएगा तगड़ा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। क्या सेंटेंस बना बेटा, शी हैज लॉस्ट योर बुक्स एज वेल एज हिज। तो उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, उसने गवा दी आपकी किताबें,
और उस लड़के की किताबें। तो बेटा शी हैज लॉस्ट योर बुक्स एज वेल एज हिज बुक्स। तो हिज बुक्स को छोटा करोगे तो हिज ही तो लिखोगे, तो इसका मतलब सही है। हाँ बेटा हिज आर न्यू कार्स हो जाएगा ना, हिज आर न्यू कार्स यहां लिख लेना, हिज आर न्यू कार्स, योर्स आर न्यू कार्स, देयर्स आर न्यू कार्स। क्या टेंशन। तो अजीब लगना आपको बंद हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा विपिल करो मेहनत, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं बेटा, करो मेहनत करो। और ये आपकी भी गलती नहीं है बेटा, मैं टीचर्स की गलती बताता हूं, क्योंकि आप लोग सोचते हो एक महीने में कुछ हो जाएगा, वो वही चीज है। समय रहते या समय से पहले कोचिंग ज्यादा अच्छी होती है बेटा। नहीं आप बताओ भैया जी, मजा आया। फिर जब मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना बेटा, तो आप बहुत जल्दी जल्दी एरर पकड़ोगे, वो आपको समझना है। तो इनको बोलते हैं मेरे भाई आपके पजेसिव प्रोनाउंस और डेटर्मिनर्स, इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, पेपर में इनकी लड़ाइयां लड़वाएगा आपसे, आप उसको पहचान पाओगे। लेकिन इसकी एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और है बेटा, जो कि आज नहीं, आज तो हो गया हमारा समय, कल कराऊंगा ये मैं कॉन्सेप्ट, आपका होगा ये काला काला। ठीक है, तो ये कल जानेंगे आखिरकार इसका एक कॉन्सेप्ट और क्या है, फिर देखेंगे बेटा उस चीज को। अब बताओ लड्डू, मजा आ रहा है भैया, इंग्लिश से खौफ हटा के नहीं हटा। इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे इसको इंग्लिश को ज्यादा सर मत चढ़ाओ, इसको मेरे पे छोड़ दो। लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप अपने नोट से अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, जब आप रिवीजन करके आओगे तो भाई साहब बहुत फायदा आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। दूसरा, आज की क्लास बहुत ट्रिकी थी, अगर किसी किसी बच्चे को कंफ्यूजिंग लगा हो, सर थोड़ा सा घुमावदार था, तो इसी क्लास को बेटा अच्छे से दोबारा से रिवाइज कीजिए, बहुत शानदार तरीके से उसको। ठीक है, रिवाइज करना, दोबारा क्लास को देख लेना स्पीडोमीटर पे लगा के, तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। रात को थोड़ा सा भूलने का समय दो अपने आप को, रात को फिर रिवाइज करना। बाकी बच्चे नोट से पूरा प्रोनाउन रिवाइज करके कल आएंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे सब बर्बाद हो जाएगा। योवर्स बुक्स तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, योर बुक्स, डेटरमिनर आएगा ना नाउन से पहले, डन है। तो वो मेरे पे छोड़ दो, इंग्लिश की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी, तुम्हें बस अपना रिवीजन रखना। रिवीजन नहीं करोगे तो मैं टूट जाऊंगा यार। और दूसरा, लेकिन भैया जी शाम को 6 बजे बेटा वोकैब की क्लास होगी। जिन बच्चों ने अभी भी वोकैब की क्लास चालू नहीं की है बेटा, आपको यूट्यूब से वोकैब सारी की सारी अपना शनिवार इतवार में कवर करो, या दिन की क्लास देखते रहो। आज क्लास नंबर 32 में आप सबका स्वागत होगा वोकैब की क्लास में। तो उन क्लास की क्लासेस को सारी कवर करो, अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आएगी बेटा। ठीक है, अमन सर 3 दिन हो गए कमेंट करते हुए, कौन सी कमेंट कर दी बेटा। जो जो बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे ना, पीडीएफ कहां मिलता है क्या मिलता है, वो नोट सेक्शन में मिलती है बेटा पीडीएफ। आपको पबजी में हथियार ढूंढ लेगा तो पीडीएफ नहीं ढूंढी जा रही तेरे से। इंट्रो क्लास देख बेटा, फिर से गड़बड़ करोगे। वॉल्यूम 1 कैसे ले बेटा, वो कैब की तो वो तो ऑर्डर हो जाएगी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, लेकिन अगर आउट ऑफ स्टॉक चल रही तो कोई इलाज नहीं। अभी 2 दिन आई थी फिर बिक गई, तुरंत आते ही अपना खरीद लेना जब आपको अवेलेबिलिटी दिखे। वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही है बेटा, हजारों बच्चा होता है बैचेज में। अब सोच के चलो 4-5 हजार बच्चा तो हमारे पास वोकैब में लाइव चलता है, कहीं और इंग्लिश पे आपको नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने कहा बेटा एक ही नाम आपको 2024 से पहले से जो मैं करता जा रहा हूं, डबल मेहनत करता जा रहा हूं, तो नाम भी तो बड़ा होता जा रहा है ना। आपको भी तो जयदीप सर के बारे में किसी ने बताया होगा ना बेटा, तब इतना खून पसीना एक करके पढ़ाऊंगा, तभी तो आप भी अपने दोस्त को बोलोगे ना भाई पढ़ ले सर से। तो मेरे बच्चे बिल्कुल बेफिक्र रहो, 2024 आपका सिलेक्शन वाला साल बनने वाला है। एकदम जी जान झोंक दूंगा मैं आपके लिए, लेकिन आपको भी साथ देना है, रिवीजन करना। तो बेटा चलो 6 बजे मिलते हैं, 6 बजे बात करेंगे वो कैब पर। तैयार रहिएगा सारे के सारे बच्चे। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, और सारा रिवीजन करके कल मुलाकात करो। जय